नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं। साथ ही बात करेंगे हम कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका हिमाचल से क्या संबंध रहा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन बन सकते हैं। गवर्नर जनरल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं में जिनके आने का संभावना रहेगी। तो उन सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद डिटेल्स। जो भी उनकी डिटेल्स है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज़ भारत के गवर्नर जनरल विद द रिलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कब बने थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बने थे 1833 में। 1833 में इनको चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, 1947 में बने थे। अगर हम बात करें कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राज गोपालचारी। ये भारत के पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात की जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये बने थे 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के जो थे प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्वतंत्र भारत के बोला जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है, इसको बोला जाता था, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फेंस बोला जाता है इसको, है ना, घेरे की नीति बोला जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो घेरे की नीति, इसका क्या मतलब है? तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि संबंधित किससे है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग ऑफ फेंस। हिंदी में बोले तो घेरे की नीति जो है किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो ये एक उनकी नीति थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके चारों तरफ जो है इनके मित्र जो राजा थे या फिर आश्रित राजा थे जो कि कंपनी के ऊपर आश्रित थे, उस चीज़ का एक घेरा बना लिया था इन्होंने। इस नीति के तहत एक घेरा बनाया था, ऐसे राज्यों को इन्होंने अपने साथ में लिया था जो इनके मित्र थे और या इनके ऊपर आश्रित थे। तो इनके साथ में लिया था, इसके चारों तरफ इन्होंने मित्र देशों और आश्रित देशों जो राज्यों का एक घेरा बनाया था, ताकि जब कभी कोई भारी आक्रमण होता है तो उस आक्रमणकारी को जो कंपनी के मित्र राज्य हैं या फिर आश्रित राज्य हैं, पहले उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध जीतना पड़ेगा, उसके पश्चात ही वो कंपनी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका पार्ट ये था कि इन्होंने अपने जो कंपनी थी, कंपनी के चारों तरफ 5 ऐसे राज्यों को जो कि समृद्ध थे, काफ़ी समृद्ध राज्य थे, उनका घेरा बनाया था और उन पे पूरा, उनके राजस्व के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था।
5 ऐसे राज्य थे जो कि समृद्ध थे, उनके ऊपर पूरा उनके राजस्व और ज़मीन हर चीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था, जिससे क्या हुआ, कंपनी की आर्थिक स्थिति और अच्छी हुई और कंपनी जो है और शक्तिशाली हुई। तो इसको घेरे की नीति बोला जाता है या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बोला जाता है, और ये संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया? तो ये समाप्त की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। कहाँ से किया था? बंगाल से। अब द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? तो द्वैध में एक दो पार्ट थे इसके, मतलब बंगाल में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के पास थे राजस्व और कर वसूलने के अधिकार। कंपनी के पास थे राजस्व और कर वसूलने के अधिकार, जबकि कानून और व्यवस्था थी बंगाल के नवाब के पास। इसको द्वैध शासन बोला जाता था। इसको शुरू किया गया था 1765 में। 1765 में ये द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में शुरू किया गया था। इसमें क्या था, कंपनी के पास जो अधिकार थे वो राजस्व और कर एकत्र करने के थे, जबकि कानून और व्यवस्था के जो अधिकार थे वो नवाब के पास थे। उससे क्या हुआ कि बंगाल में जो है भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और लूटमार का ही बोलबाला था वहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो वहाँ का प्रशासन था 2 हिस्से में डिवाइड था। एक हिस्सा कंपनी के पास था और एक नवाब के पास, जिससे क्या है, वहाँ की कानून व्यवस्था जो है ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। तो इसको ये द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। तो इसको हटाया था वारेन हेस्टिंग्स ने, जब पहले बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इन्होंने गवर्नर जनरल बनते ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट भी इनके अगेंस्ट लाई गई थी, वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट ही लाई गई थी इम्पीचमेंट। और इसको लेके कौन आया था? इसको लेके आए थे एडमंड बर्क लेके आए थे, और ये ब्रिटिश राजनेता थे। जो एडमंड बर्क थे एक ब्रिटिश राजनेता थे। ये लेके आए थे वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा, इन्होंने चलाया था ब्रिटिश संसद में। उसके इन्होंने 3 कारण बताए थे। पहला कारण इन्होंने बताया था कि वारेन हेस्टिंग ने जो नवाब था, अवध के नवाब थे, उनसे इन्होंने जो है धन और घुड़सवार की मांग की थी, और जब उन्होंने मना कर दिया, जब उन्होंने असमर्थता दिखाई कि इतना धन और घुड़सवार नहीं दे सकते, तो इन्होंने जो है उस राजा के ऊपर अटैक कर दिया और उसको कैद कर दिया। जो सेकंड इन्होंने वजह बताई थी वो थी अवध की जो बेगम थी, उनको उन्होंने प्रताड़ित किया, उनकी ज़मीनें छीन ली। और तीसरी जो बताई थी वजह, वो वजह थी कि इन्होंने रोहेलखंड के ऊपर जो रोहेलखंड को ऊपर अटैक हुआ था उसमें अपनी सेना किराए पे दी थी, और रोहेलखंड को जो है इन्होंने बर्बाद कराया, जिससे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की साख खराब हुई। तो इस वजह से इनके ऊपर ये महाभियोग लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में जो है न्यायिक संगठन कौन लेके आया था? तो ये लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। न्यायिक संगठन की व्यवस्था स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और इनको जो है न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। न्यायिक सेवा का जनक। अगर आप हिमाचल सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की व्यवस्था भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है और जो सिविल कोर्ट्स हैं उसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। ठीक है, और पुलिस डिपार्टमेंट की स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। एक आपका जिला अदालतें, एक जिला अदालतों की स्थापना, ठीक है। दूसरा पुलिस विभाग की स्थापना, पुलिस विभाग की स्थापना और स्थायी बंदोबस्त, भूमि के लिए, ज़मीनों के लिए स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त भी यही लेके आए थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और न्यायिक सेवा का जनक इनको ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर ने सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया? तो सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यही सिविल सर्विस ऑफ इंडिया भी लेके आए थे, इन्होंने ही स्टार्ट किया था सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? तो इनकी कब्र आपको मिलेगी गाजीपुर में, और गाजीपुर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर एक ज़िला है, वहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो जो 1802 में बसीन की संधि हुई थी, तो जो 1802 में बसीन की संधि हुई थी, तो इस पे हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी बसीन की संधि 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की जो है संधि को स्वीकार किया? तो ये पेशवा बाजीराव सेकंड थे, पेशवा बाजीराव सेकंड। यहाँ से भी आपको मराठा से, जो मराठा हिस्ट्री है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। हिमाचल कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें मराठा हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि हुई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किसने किया था? तो सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम ने। जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने इस सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक? तो पहले अगर शासक की बात करें तो पहला शासक था अवध का नवाब। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो वो हैदराबाद के निज़ाम ने किया। और अगर हम बात होती है शासक की, तो शासक था अवध का नवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध के नवाब ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। यहाँ शासक की बात हो रही है, निज़ाम शासक नहीं होते थे। अगर बात हो कि सबसे पहले किसने स्वीकार की, तो हैदराबाद ने की थी 1798 में, हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है, अगर बात हो कि पहला शासक कौन सा था, तो शासक था अवध का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? तो जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो
वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। तो उस समय क्या था, जो गवर्नर जनरल थे उनको तो ये जो सहायक संधि थी या फिर भारतीय जो रियासतें थी उनके ऊपर कब्जा करने का सिर्फ बहाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक किसान आंदोलन हुआ था मैसूर में, तो जिससे लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है बहाना मिल गया कुशासन का कि जो राजा है वहाँ का, वो शासन जो है ठीक से नहीं कर रहा है, वहाँ पर कुशासन है, अव्यवस्था है, और इसी के बहाने से उसने मैसूर पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो बात सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी सती प्रथा पर पाबंदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ठगों के दमन से कौन संबंधित है? तो ये है कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन भारत में ठगों के दमन से संबंधित है। इन्होंने जो ठग थे उनका दमन किया, कैप्टन स्लीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके समय में हुई? तो जो अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय हुई थी वो हुई थी लॉर्ड एलन बैरो के समय। लॉर्ड एलन बैरो के समय हुई थी सिंध पर विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856। अवध का जो विलय हुआ था सहायक संधि के अंतर्गत, वो 1856 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी भारत में प्रथम रेलवे लाइन। कहाँ से कहाँ तक थी? ये थी मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में थी। ठीक है, और ये 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की? तो रेलवे सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय काल में आया था? तो ये आया था ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके समय में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और कब आया था? तो ये आया था 1856 में। 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में। और कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो जो वायसराय थे भारत के प्रथम, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1858 में जो इन्होंने घोषणा पत्र सुनाया था उस समय यही भारत के पहले वायसराय थे, और इसी 1858 के जो घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया का, इसके द्वारा ही इनको जो है वायसराय बनाया गया था। इसी घोषणा पत्र के द्वारा ही इनको वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, और ये पहले वायसराय थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है,
कब समाप्त किया? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन बरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया? तो स्थायी बंदोबस्त जैसा कि पहले डिस्कस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था, जो ज़मीनें थीं वो परमानेंट जो ज़मींदार थे उनको दे दी गई, और उसके लिए जो कर था वो फिक्स कर दिया गया 10/11, जो दर थी कर की वो फिक्स कर दी गई। ठीक है, दर फिक्स कर दी गई। और इनके समय में एक कानून आया था सनसेट लॉ। एक सनसेट लॉ आया था इनके समय में। इसमें क्या था कि एक डेट, महीने की एक डेट या दिन फिक्स कर दिया गया था जब जमींदारों को कर करना होता था कंपनी के पास। उस दिन सूरज ढलने से पहले अगर कर जमा हो जाता था, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो ज़मींदार की ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया जाता था सनसेट के बाद। तो सनसेट लॉ लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? किस अंग्रेज जो है भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? किसके समय में हुई थी प्रथम जनगणना? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो थे उस समय 1872 में प्रथम जनगणना की गई भारत में। ठीक है, और जब 1881 में पूर्ण जनगणना की गई, 1881 में जब पूर्ण जनगणना, ये पूर्ण नहीं थी, 1872 वाली पूर्ण नहीं थी, शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 1881 में जब पूर्ण जनगणना की गई तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में एक अपराधी द्वारा कर दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई अंडमान निकोबार में एक अपराधी द्वारा, जब ये एक जेल का निरीक्षण कर रहे थे 1872 में। एक जेल के इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, उस समय एक अपराधी ने इनकी चाकू मार के हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड लिटन का नाम जुड़ा है अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी फॉरवर्ड नीति का जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में दीर्घकालीन तक वायसराय कौन रहा? सबसे लंबे समय तक वायसराय कौन रहा था भारत में? तो ये रहे थे लॉर्ड लिटन रहे थे भारत में सबसे लंबे समय तक वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब जो है लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। और इन्होंने ही स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था, लॉर्ड रिपन ने। इसको स्थानीय शासन का जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की
स्थापना किसने की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी ASI की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हुई थी आपके कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। तो सबसे पहले की गई थी तो कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और जो कनिंघम थे, कनिंघम वो इसके संस्थापक थे। समय काल था लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई, लेकिन कनिंघम इसके संस्थापक थे और महानिदेशक भी थे। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके समय में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है पास हुआ था। और कब पास हुआ है? 1904 में ये पास हुआ है। 1904 में ये पास हुआ है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस जो कर रहे थे कि जो कनिंघम हैं इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका नाम है। तो इनको जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, और ये प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट आया था लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो ये की थी BG तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो कर्जन का जो प्रशासन है और औरंगजेब का जो प्रशासन था दोनों एक जैसे हैं। तो औरंगजेब से तुलना की थी लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की BG तिलक ने की थी। कब की थी? 1905 में, जब बनारस अधिवेशन हुआ था। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन था 1905 में, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी BG तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय काल में जो ट्रांसफ़र हुई थी? कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी किसके समय काल में हुई? तो ये हुई थी 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जब बंगाल से, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई भारत की राजधानी। ठीक है, तो ये की गई है 1911 में। लेकिन पूर्ण रूप से जो राजधानी है वो कब बनी दिल्ली? पूर्ण रूप से बनी है 1912 में। 1911 में ट्रांसफ़र तो हुई, लेकिन पूर्ण रूप से बनी है 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिमला आने वाले, तो दोस्तों यहाँ से जो है हिमाचल से रिलेटेड जो भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनका जो कार्य रहा है या संबंध रहा है हिमाचल से, तो यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये आपकी हिमाचल की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये HP स्पेशल आप लेके चलें इनको। शिमला आने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जो शिमला आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड M हर्स्ट। लॉर्ड M हर्स्ट जो थे ये शिमला आने वाले पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। बात करते हैं कि कब आए थे ये, तो ये आए थे 1827 में। 1827 में आए थे। और कहाँ रुके थे ये रुके थे कैनेडी हाउस में। कैनेडी हाउस में रुके थे, शिमला के कैनेडी हाउस में रुके थे ये। 1827 में आए थे लॉर्ड M हर्स्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कार्यकाल में शिमला को जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? समर कैपिटल बनाया गया था शिमला को। किसके समय में बनाया गया था समर कैपिटल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लॉरेंस।
लॉर्ड लॉरेंस के समय में शिमला को जो है भारत की समर कैपिटल बनाया गया था। बात करते हैं किस ईयर में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1864 में। 1864 में इसको बनाया गया था, शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड लॉरेंस के समय में इसको बनाया गया था। और यहाँ पे जो काम होता था वो होता था आपका अप्रैल से अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक शिमला से ही काम होता था सारा। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस उस टाइम गवर्नर जनरल थे, 1864 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला की ऐतिहासिक इमारत पीटर हॉप को आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले वायसराय। जो पीटर हॉप इमारत है शिमला की, इसको ऑफिशियली जो है एक रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल किया था, तो वो वायसराय कौन थे, तो वो थे ऑप्शन डी लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने जो है पीटर हॉप को एक ऑफिशियल रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल किया था। कब से कब इस्तेमाल किया था इसको, तो ये किया था 1863 में। 1863 में पीटर हॉप को आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड एल्गिन। और लॉर्ड एल्गिन के अलावा ऐसे 7 गवर्नर जनरल और वायसराय रहे जिन्होंने इस बिल्डिंग को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्वेटरी हिल्स पर बने वायसरीगल लॉज का निर्माण किसके समय में हुआ। शिमला में जो ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं उस पर वायसरीगल लॉज है, बिल्डिंग का नाम है वायसरीगल लॉज। इसका निर्माण किसके समय में हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और लॉर्ड डफरिन जुड़े हैं आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना भी इनके समय में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में। तो लॉर्ड डफरिन के समय में वायसरीगल लॉज का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हुआ था 1884 से लेकर 1888 तक हुआ। इसको 4 से 5 साल लगे थे बिल्डिंग को बनने में, लॉर्ड डफरिन का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय ने शिमला सम्मेलन का आयोजन किया, तो वो थे ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड बेवेल हो जाएंगे। लॉर्ड बेवेल जो थे इनके समय में जो है शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर डलहौजी शहर की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1854 में। राइट आंसर ऑप्शन डी 1854 में। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने जो चंबा के राजा थे, चंबा के राजा से 5 पहाड़ियाँ खरीदी थी। 5 पहाड़ियाँ खरीदी थी चंबा के पास जो डलहौजी है वहाँ पे। किस लिए, अपने जो है स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बाहर रहने के लिए 5 पहाड़ियाँ खरीदी थी। और उसके बदले में जो चंबा का राजा का जो है कर था, जो टैक्स था, वो कम कर दिया गया था। बदले में राजा ने 5 पहाड़ियाँ दी थी चंबा के राजा ने लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, तो 1854 में उन 5 पहाड़ियों पर ही डलहौजी शहर बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर, तो ये क्वेश्चन गलत है, रिपीटेड है, इसलिए काट दिया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल जो किन्नौर के चीनी कल्प में, जिसको कल्पा बोला जाता है, अब कल्पा बोला जाता है जिसको, उसको पहले चीनी बोलते थे, उस जगह को चीनी में रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अपना बंगला भी बनाया था। कौन से गवर्नर जनरल थे जो किन्नौर के चीनी में रहे थे और वहाँ एक अपना बंगला भी बनाया था, तो लॉर्ड डलहौजी रहे थे वहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी रहे थे वहाँ पे कल्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के गवर्नर जनरल जिसने 1850 में ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग का निर्माण कराया जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन से थे गवर्नर जनरल जिन्होंने 1850 में एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग का निर्माण कराया जो शिमला को तिब्बत के साथ जोड़ता है? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो ये थे ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी जब कल्पा में रहे थे तो वहीं पे रह के इन्होंने जो कालका शिमला है, कालका शिमला रेलवे लाइन है, उसका प्लान तैयार किया था। कल्पा में ही रहे थे उस समय ही इन्होंने कालका शिमला रेलवे लाइन का जो प्लान था वो तैयार किया। साथ में इन्होंने शिमला से तिब्बत को जोड़ने के लिए एक रोड का भी निर्माण कराया, ठीक है, जिसको व्यापारिक मार्ग का नाम दिया गया था, जिसको अभी शिमला तिब्बत जो नेशनल हाईवे कहा जाता है, शिमला से तिब्बत का जो नेशनल हाईवे बोला जाता है, ये वही मार्ग है। तो व्यापारिक मार्ग का निर्माण कराया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के गवर्नर जिन्होंने 1903 में कालका शिमला रेल लाइन का उद्घाटन किया। 1903 में कालका शिमला रेल लाइन का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने किया था कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नालदेहरा के गोल्फ कोर्स का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? जो शिमला में पड़ता है नालदेहरा, तो इसका जो गोल्फ कोर्स है इसका निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन की देखरेख में। लॉर्ड कर्जन की देखरेख में हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। इनकी तीसरे नंबर की एक बेटी थी जिसका नाम इन्होंने नालदेहरा के ऊपर ही रखा। इनको नालदेहरा लॉर्ड कर्जन को इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी तीसरी बेटी का नाम एलिजाबेथ नालदेहरा रख लिया, नालदेहरा के नाम के ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसने शिमला के प्रसिद्ध वाइल्ड फ्लावर हॉल को अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया? शिमला का जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है उसको ये समर रेजिडेंस के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो ये किया था लॉर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर थे, एक कमांडर इन चीफ थे। कौन थे? कमांडर इन चीफ, ब्रिटिश आर्मी के, जो ब्रिटिश आर्मी इंडिया में थी उसके कमांडर इन चीफ थे लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर नाम था इनका। इन्होंने जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल को ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1871 में 1871 में चंबा रियासतों का आधिकारिक दौरा, चंबा कांगड़ा रियासतों का आधिकारिक दौरा किसने किया था? कौन से वायसराय थे जिन्होंने चंबा और कांगड़ा रियासतों का एक ऑफिशियल दौरा किया था? कब किया था? 1871 में किया था। तो ये थे, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने किया था कांगड़ा और चंबा के रियासतों का आधिकारिक दौरा। कब किया था? 1871 में किया था इन्होंने, ठीक है। उस समय जो चंबा के राजा थे वो चंबा के राजा थे गोपाल सिंह, जब इन्होंने दौरा किया था। गोपाल सिंह थे, लॉर्ड मेयो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने पालमपुर के चाय के बागानों का दौरा किया? जो चाय के बागान है पालमपुर में, उनका दौरा किस वायसराय ने किया था? वो किया था ऑप्शन ए
लॉर्ड डलहौजी ने पालमपुर के चाय के बागानों का दौरा किया था। कब किया था? 1852 में, 1852 में किया था लॉर्ड डलहौजी ने पालमपुर के चाय के बागानों का दौरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहाँ के राजा ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को जुंगा में पनाह दी थी? तो ये क्योंथल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? क्योंथल के राजा थे राजा संसार सेन। राजा संसार सेन थे क्योंथल के राजा, और क्योंथल की जो राजधानी थी वो जुंगा थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो अंग्रेज जो अधिकारी थे और उनके परिवार जान बचाकर भागे, सिमला से भाग गए, जान बचाकर सिमला से भाग गए 1857 की क्रांति के समय। तो जो क्योंथल के राजा थे संसार सेन, इन्होंने उन सभी अंग्रेजों को और उनके परिवारों को, जो क्योंथल की राजधानी थी जुंगा, उसमें सुरक्षित पनाह दी थी, और अपने सेना भी उनकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना भी तैनात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रियासत के राजा को लॉर्ड कैनिंग ने राजा की उपाधि से बहुमूल्य पुरस्कार भेंट किए? एक राजा की उपाधि दी और दूसरा बहुमूल्य पुरस्कार भेंट किए। किस रियासत के राजा को लॉर्ड कैनिंग ने? तो ये क्योंथल थी। क्योंथल के राजा संसार सेन, जब इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों की रक्षा की अपनी यहाँ पनाह देकर, इससे खुश होकर जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इसने क्योंथल के राजा संसार सेन को राजा की उपाधि दी और बहुमूल्य पुरस्कार भी भेंट में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को किसी तरह की मदद नहीं की, बल्कि विद्रोहियों को अपने यहाँ पर शरण दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा रामपुर बुशैर। रामपुर बुशैर के राजा थे राजा शमशेर। राजा शमशेर सिंह थे रामपुर बुशैर के राजा। उस समय 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय रामपुर बुशैर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। इन्होंने अंग्रेज़ों को किसी भी तरह की मदद नहीं दी, और यहाँ तक कि जो टैक्स देते थे, कर भी नहीं दिया, टैक्स भी नहीं दिया था अंग्रेज़ों को, मतलब किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया था रामपुर बुशैर के राजा शमशेर सिंह ने। ठीक है, तो ये थे गवर्नर जनरल और जो वाइसराय, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पर हिमाचल दृष्टिकोण से भी कुछ क्वेश्चंस बने थे, उनको भी यहाँ पे आपके सामने मैंने शेयर किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और आपके लिए लेके आते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण MCQs का सेट। थैंक यू सो मच।